हेलो, सभी को नमस्कार। मैं शिवम फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं जो लेकर आया हूँ वो नया एक्ट है। वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। 2013 का एक्ट है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये क्यों बना, क्या इसकी आवश्यकता थी, क्यों बनाया गया, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें कितने सेक्शन हैं, कितने अध्याय हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट का जो क्रम संख्या है वो है 14। क्रम संख्या इसका 14 है। और ये अधिनियमित जो हुआ वो हुआ 22 अप्रैल 2013 में। ये अधिनियमित हुआ 22 अप्रैल 2013। इसका जो क्रम संख्या वो 14। ये अधिनियमित हुआ 22 अप्रैल 2013 और ये लागू हुआ 9 दिसंबर। इन्फोर्समेंट में आया ये 9 दिसंबर 2013। अब इसमें कुल अध्याय की बात करें तो इसमें जो कुल अध्याय हैं, कुल चैप्टर, वो हैं 8। इसके कुल चैप्टर इसमें 8 हैं। और इसमें जो कुल धाराएं हैं, कुल धाराएं हैं इसमें 30। हम देखें टीपीए, तो टीपीए में भी चैप्टर कुल 8 है, इसमें भी चैप्टर 8 है। ठीक है। तो ये जो है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 है। ये चीज पीटी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पीटी में कभी भी कि इस एक्ट का क्रम संख्या कितना है, ये कब इन्फोर्स हुआ, कब अधिनियमित हुआ, कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितनी धाराएं हैं, ये पीटी पॉइंट से पूछ लेता है। इसीलिए ये चीज जो है हमें याद करनी है और जानकारी में रखनी है, ताकि कभी भी पीटी में अगर पूछे, जीएस के पोजीशन में अगर पूछेगा पीटी में, तो इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो हर एक्ट का हमें ये जो है याद रखना है कि हर एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, और कितने मतलब कब ये क्रम संख्या क्या है, कब अधिनियमित हुआ, कब लागू हुआ, ये हर एक्ट का हमें ध्यान रखना होगा। तो इसी को हम ध्यान रखेंगे ये चीज, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे धारा 1। डेफिनेशन देखेंगे हम धाराओं के साथ साथ, जब धाराओं का डिस्कशन करेंगे तो हाथ ही हाथ उसमें उसके साथ साथ ही डेफिनेशन पे भी डिस्कस कर लेंगे। जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 हर एक्ट का वही कहता है। सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और इसका प्रारंभ। हर एक्ट का सेक्शन 1 अधिकतर यही कहता है कि उसका नाम क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसका प्रारंभ क्या है। तो इस एक्ट का जो नाम है वो है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। अगर हम इसका पूरा नाम देखना चाहें तो पूरा नाम इसमें देखेंगे तो उसमें लिखा होगा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक अपराधों से ब्रैकेट संरक्षण अधिनियम 2013 प्रतिषेध। ऐसे 3-4 शब्द उसमें ब्रैकेट में दिए गए होंगे, उस पर लिख रहा होगा प्रतिषेध और प्रतिशोध और निवारण, ये ब्रैकेट में अंदर बंद होंगे सब। तो अधिकतर जब हम ये सब पढ़ते हैं तो द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 ही पढ़ते हैं। तो इसका जो सेक्शन 1 है उसमें यही कहा है कि ये इसका नाम क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसका प्रारंभ क्या है। तो इसका नाम द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और इसका जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, ये किस तारीख को हुआ, जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य पथ में अधिसूचना द्वारा जो लागू हुआ, अधिसूचना द्वारा जो दिनांक जो जारी करी गई वो थी 9 दिसंबर 2013। तो 9 दिसंबर 2013 से एक्ट लागू है। ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन 2 में आ जाता है डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन 2 में आ जाएगी परिभाषाएं। परिभाषाएं कौन कौन सी होंगी, तो इसमें ये भी देखना है कि परिभाषाएं क्या है। तो इसमें व्यथित महिला की परिभाषा, समुचित सरकार की परिभाषा, अध्यक्ष, जिला अधिकारी, घरेलू कर्मकार, कार्यस्थल, लैंगिक उत्पीड़न, ऐसी समस्त मतलब आंतरिक समिति, आंतरिक स्थानीय समिति, ये सारी परिभाषाएं सेक्शन 2 के अंदर दी गई हैं। तो ये जो सेक्शन 2 के अंदर जब हम परिभाषाएं डिस्कशन
अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन, तो उन्हीं के साथ साथ इन परिभाषाओं का डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो उसमें जो है ये आसानी होगी कि सेक्शन के साथ साथ हम डेफिनेशन क्लॉज का भी सेक्शन देख लेंगे। तो अब आता है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे, तो सेक्शन 3 हमारा कहता है लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। सेक्शन 3 कहता है, धारा 3, लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। धारा 3 कहती है, धारा 3 कहती है लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। अब इसी के साथ अगर हम डेफिनेशन क्लोज देखें, तो उसमें डेफिनेशन क्लोज है 2n। इसका जो डेफिनेशन क्लोज दे रखा है वो दे रखा है 2n। 2n में कहा गया है कि लैंगिक उत्पीड़न क्या होगा। तो इसके साथ ही हम पढ़ लेंगे डेफिनेशन क्लोज 2n। ठीक है। अब जो 2n है, 2n में इसकी जो परिभाषा दी गई है वो कहती है, उसमें कोई जो शब्द दिए गए हैं वो है कि कोई निंदनीय कार्य किया गया हो या ऐसा कोई व्यवहार सम्मिलित है। लैंगिक उत्पीड़न में कहेगा यहाँ तो कोई ऐसा निंदनीय कार्य या कोई ऐसा व्यवहार जो उस महिला के प्रति किया गया हो। तो ऐसा कार्य क्या होगा, मान लीजिए शारीरिक संपर्क हो गया, शारीरिक संपर्क किया गया, उसका मतलब उसे टच करने की कोशिश की गई या उसके हाथ से हाथ टकराया। ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरा इसमें है कि लैंगिक, जो भी है लैंगिक पक्षपात की मांग, मतलब उससे मतलब ऐसे सेक्स से संबंधित उससे कोई मांग की गई हो। लैंगिक पक्षपात की मांग। अभी इसमें तीसरा है, वो तीसरा है लैंगिक अर्थ वाली कोई टिप्पणियां करना या कोई शाब्दिक आचरण करना। मतलब कि कोई अगर लेडीज है उसके साथ में कोई आप ऐसी गंदी अपमानजनक कोई टिप्पणी करते हैं, आते जाते कोई अश्लील गाना गाते हैं, ठीक है, वो आएगा इसमें तीसरे में। लैंगिक अपमानजनक टिप्पणियां करना या ऐसा आचरण करना, ये हो गया तीसरा। और चौथा हो गया अश्लील साहित्य दिखाना। चौथा पॉइंट है इसमें अश्लील। मतलब कि कोई अश्लील चित्र है वो दिखाना। तो इसमें हो गया अश्लील साहित्य दिखाना 4 में। और 5 में होंगे वही लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक संबंध स्थापित करना। 5वां लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक संबंध। तो ये जो है डेफिनेशन क्लोज 2n, 2n में ये 5 शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 शब्दों में बताया गया है कि लैंगिक जो होगा, लैंगिक उत्पीड़न जो होगा वो कैसे होगा। तो लैंगिक उत्पीड़न के बारे में इन शब्दों में 5 शब्द बताए गए हैं। पहला पॉइंट में दे रखा शारीरिक संपर्क किया गया हो, दूसरा लैंगिक पक्षपात की मांग की गई हो, तीसरा लैंगिक अपमानजनक कोई टिप्पणी की गई हो या कोई आचरण उसका, चौथा है कोई अश्लील साहित्य उसे दिखाया गया हो, मतलब कोई ऐसा फोटो है या कोई ड्राइंग बनी हुई है तो वो उसे दिखाएगा। और 5वां कोई लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अन्य शारीरिक संपर्क, तो मतलब अन्य शारीरिक संपर्क उन्हें स्थापित किया हो। तो ये 5 पॉइंट जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं सेक्शन 2n में, जिसमें बताया गया है कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं धारा 3। धारा 3 में लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। तो धारा 3 जो कहती है वो कहती है, धारा 3 का सत्याग्रह, किसी भी महिला का किसी भी कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किया जाएगा। तो वो कैसे किया जाएगा, इन जो 5 शब्द है इनके अंतर्गत अगर वो आ रहा है तो ये माना जाएगा कि उस महिला का लैंगिक उत्पीड़न किया गया है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, धारा 3 का 7+2 कहता है कि निम्न परिस्थितियों को लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा।
अब जो धारा 3 की जो परिस्थितियां वे क्या है, ये तो सेक्शन 2 की परिस्थितियां हुई। अब ये धारा 3 की परिस्थितियां बताई गई हैं। तो धारा 3 में जो परिस्थितियां बताई गई हैं वो है कोई भी अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना, स्पष्ट वचन या अंतर्निहित। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंतर्निहित या स्पष्ट कोई धमकी देना। तो अंतर्निहित हर किसी में है, तो इसमें आ जाएगा स्पष्ट धमकी देना, दूसरा पॉइंट। स्पष्ट धमकी। अब जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है कि वर्तमान में या भावी नियोजन के बारे में धमकी देना, मतलब कि या तो तुझे अभी या फिर भविष्य में ऐसा करना होगा। तो यहाँ तीसरा पॉइंट में वर्तमान या भावी नियोजन में धमकी। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आया चौथा। तो चौथे पॉइंट में क्या कहा है, चौथे पॉइंट में कहा है कार्य में हस्तक्षेप करना या शत्रुतापूर्ण, मतलब कि दुश्मनी निभाना, वातावरण सृजित करना। उसके जो कार्य वो कर रहा है या कर रही है, मतलब कर रही है, यहाँ तो महिलाओं की बात हो रही है। तो जो कार्य वो कर रही है उस कार्य में हस्तक्षेप करना, उसको बिगाड़ना या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वो हमारी कितनी बड़ी दुश्मन है। तो ये कहा गया है चौथे पॉइंट में, कार्य में हस्तक्षेप करना या शत्रुता निभाना, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना। अब जैसा आप इसके शत्रु बन गए अगर उसने इनकी ना सुनी, तो ऐसा व्यवहार करना। और जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट में कहा गया है उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने का अपमानजनक आचरण करना। तो पांचवा पॉइंट में या तो उसके स्वास्थ्य के साथ या उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, एक तरह से कह सकते हैं उसकी सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना या अपमानजनक कोई भी आचरण उसके साथ निभाना। मतलब वो कहीं जा रही है तो उसे सुरक्षा देने की बजाय उसके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वो आपके साथ में अनकंफर्टेबल फील करने लगी, ऐसी कोई हरकत करने लगे जो वो आपको ही अपना ये समझने लगी कि यही हमारे उत्पीड़न कर रहे हैं, यहीं पे हमारे साथ हमारी सिक्योरिटी में, जो हमें सिक्योरिटी देने की बजाय हमारे साथ ही हमारा ऐसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मामले में जो पांचवा पॉइंट है उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमानजनक आचरण पैदा करना या ऐसा आचरण बनाना। तो ये धारा 3 है। धारा 3 में जो 5 बातें की गई हैं वो ये है, जो धारा 3 के सब प्लस 2 में है ये 5 बातें। और धारा 3 के साथ ही हम पढ़ते हैं धारा 2 है डेफिनेशन क्लोज की, क्योंकि उसमें लैंगिक उत्पीड़न को बताया गया। तो लैंगिक उत्पीड़न को जो बताया है धारा 2 में, उसकी 5 बातें ये है। तो ये 5 बातें यहाँ डेफिनेशन में बताई हैं, ये 5 बातें सेक्शन 3 में बताई हैं। तो ये दोनों हमें जो है ध्यान रखने हैं और पढ़ने भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन 4 पे चलते हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है आंतरिक परिवाद समिति का गठन। आंतरिक परिवाद समिति का गठन। अब जो समिति बनेगी वो कैसे बनेगी, ठीक है, इसमें बताया गया है। तो इसी के साथ हम जो पढ़ेंगे वो है सेक्शन 2H डेफिनेशन क्लोज का। रेड विथ सेक्शन 2H डेफिनेशन क्लोज का, उसमें भी आंतरिक समिति के बारे में बताया गया है। तो आंतरिक समिति जो होगी वो कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, समिति का गठन कैसे होगा, तो इसके बारे में जो सेक्शन 4 है वो बताता है। तो सेक्शन 4 का जो सब प्लस 1 है, सब प्लस 1 में कहा गया है कि कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, मतलब जिसने भी उस कार्यस्थल को बनाया है या उस कंपनी को बनाया है, तो उसका जो नियोजक होगा जिसने उसे बनाया है, वो लिखित आदेश द्वारा या
लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। ये कहता है पहला पॉइंट, यानी कि धारा 4 का सब क्लोज 1। तो इसका जो गठन कौन करेगा, वो करेगा नियोजक। नियोजक करेगा इसका गठन, परिवार समिति का गठन नियोजक करेगा। अब नियोजक जो गठन करेगा, फिर उसके बाद जो सेक्शन इसका उप सेक्शन 2 है, वो कहता है ऐसी समिति में नाम निर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब ऐसी समिति बनेगी, उनमें जो सदस्य होंगे वो ये होंगे, ये सेक्शन 2 कहता है। अब इसमें सेक्शन मतलब उप सेक्शन 2 में नाम निर्दिष्ट सदस्य कौन कौन से होंगे, ये हम देखते हैं। तो इसमें जो नाम निर्दिष्ट जो सदस्य होंगे, पहला तो होगा कोई पीठासीन अधिकारी जो कि वरिष्ठ स्तर की महिला होगी, मतलब जो एजिड होगी, है ना। और दूसरा हुआ ऐसा सदस्य जो समाज सुधारक का अनुभव रखता हो, जो समाज सुधारक का कार्य करता हो, ऐसा सदस्य होगा। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो। मतलब कि इसमें जो 3 सदस्य होंगे, पहली तो होगी पीठासीन महिला, पीठासीन महिला होगी जो कि एजिड होगी, पीठासीन महिला जो वरिष्ठ होगी, वरिष्ठ महिला। अब इसका जो दूसरा पॉइंट कहता है, वो कहता है कि ऐसा सदस्य जो समाज सुधारक का कार्य करता हो। दूसरा सदस्य कौन होगा, समाज सुधारक। आजकल तो समाज सुधारक सभी बन रहे हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो सब दूर हो जाते हैं। तो दूसरा हो गया समाज सुधारक। अब तीसरा व्यक्ति कौन होगा, तीसरा व्यक्ति कैसा, ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लैंगिक उत्पीड़न संबंधित मुद्दों से परिचित हो, उसे ये जानकारी हो। तो तीसरा व्यक्ति लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित, मुद्दों से परिचित हो। तो ये 3 लोगों से मिलकर ऐसी समिति बनेगी, ऐसी समिति का गठन होगा। तो ये तीसरा जो पॉइंट है इसमें सब क्लोज 2 का तीसरा पॉइंट, ये व्यक्ति जो होगा लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो मुद्दे होंगे उनकी जानकारी रखता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब इसका जो सब धारा 4 का सब क्लोज 3 है, वो कहता है कि अगर इनका जो पद धारण की अवधि होगी वो क्या होगी, ये धारा 4 का सब क्लोज 3 कहता है। तो सब क्लोज 3 में कहा गया कि ये जो लोग होंगे ये पद धारण कितने समय के लिए करेंगे, पद धारण। तो ये जो पद धारण करेंगे वो 3 वर्ष के लिए करेंगे। जिस तिथि को ये नियुक्त किए जाएंगे उस तिथि से 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। ठीक है। अब सेक्शन 4 का सब सेक्शन 4 कहता है कि गैर सरकारी संगठन का कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो गैर सरकारी संगठन का व्यक्ति है, अगर वो ऐसे कार्य करता है और ऐसे कार्यों में किसी महिला का संरक्षण करता है, उस महिला की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है, तो उसको जो फीस और भत्ते दिए जाएंगे उसके बारे में प्रोविजन करता है सेक्शन 4 का सब प्लस 4 के गैर सरकारी संगठन के व्यक्ति को फीस या भत्ते दिए जाना। ये कहता है सब प्लस 4। प्लस 4 में कहा गया है कि ऐसा गैर सरकारी संगठन का व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन के व्यक्ति को फीस या भत्ते का संदाय किया जाना। संदाय मतलब चुकाया जाना। ये कहा गया सेक्शन 4 के सब क्लोज 4 में। अब जो सेक्शन 4 का जो सब क्लोज 5 है, वो कहता है जहां कोई पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य कोई भी ऐसा अपराध करता है या अपराध में लंबित पाया जाता है या उसे पद से, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई पीठासीन, या तो देखो पीठासीन अधिकारी हो गया या समाज सुधारक या कोई ऐसा व्यक्ति, इन में से जिनमें जिनसे मिलकर ये समिति का गठन हुआ है, अगर इन लोगों ने कोई अपराध किया है या अपराध के किसी बाद में ये लोग लंबित पाए जाते हैं, तो इनसे जो है ये पद से हटा दिया जाएगा, इन्हें इन्हें भगा दिया जाएगा।
कि आप तो पहले से क्रिमिनल है, क्या न्याय करेंगे। ठीक है, इसीलिए इन्हें इन लोगों को भगा दिया जाएगा, पद से मुक्त कर दिया जाएगा, आप जाओ, आपको मुक्त कर दिया। तो ये सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 खत्म। अब आते हैं हम सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 है जिला अधिकारी को सूचना। जिला अधिकारी को सूचना, तो इसे सूचना कौन देगा जिला अधिकारी को? तो जिला अधिकारी को सूचना देगी जो भी समुचित सरकार होगी। और समुचित सरकार में राज्य सरकार भी आती है और केंद्र सरकार भी आती है। तो समुचित सरकार किसी भी डीएम, एडीएम या एसडीएम, ये तीनों कार्यपालक, ठीक है, इन लोगों को कोई भी अधिसूचना इस अधिनियम की किसी भी शक्ति का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अकॉर्डिंग इन लोगों को अधिसूचित कर सकेगा कि आप जो है इस अधिनियम के द्वारा जो शक्ति आपको दी गई है उन शक्तियों का निर्वहन किया जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, उनके लिए समितियां तैयार की जाएं, जिससे कि ऐसी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो लैंगिक उत्पीड़न के अपराध हो रहे हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके, उनमें निजात हो सके, वो अपराधों को कम से कम किया जा सके, जिससे कि न्यायालय पर बोझ न बढ़े, भार न बढ़े। इसीलिए कोई भी समुचित सरकार, स्टेट की या केंद्र सरकार, वह डीएम या एसडीएम या एडीएम को इस अधिनियम के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम की शक्तियों का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकेगी। तो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग ही करेगी शक्तियों का निर्वहन। सशक्त कर सकेगी। कौन कर सकेगी? समुचित सरकार। समुचित सरकार डीएम, एडीएम या एसडीएम को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर। तो इसमें कहा गया सेक्शन 5 में केवल यही। अब इसके आगे देखते हैं सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 है स्थानीय समिति का गठन। इसे मिटा देते हैं सेक्शन 5 को। सेक्शन 6 स्थानीय समिति का गठन। अब स्थानीय समिति का गठन कैसे होगा? तो स्थानीय जो समिति होगी, जो लोकल समिति होगी, उसका जो गठन किया जाएगा वो डीएम, संबंधित अपने जिले में जहाँ वह पोस्टेड है, जहाँ उसकी पोस्ट है, उस जिले में अगर कोई ऐसी फर्म है, ऐसी कोई कंपनी है या ऐसी कोई संस्था है जिसमें कि कार्यस्थल पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या 10 है या 10 से कम है, तो डीएम ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर या ऐसे जिले में कोई लोकल समिति गठित करेगा। और जो लोकल जो समिति होगी वो समिति डीएम के द्वारा उसी जिले में गठित की जाएगी, ताकि उनके द्वारा या उनकी संस्था में अगर ऐसा कोई अपराध किया जाता है या ऐसा कोई अपराध किए जाने की संभावना है या भविष्य में होगा, तो ऐसे अपराध को रोकने के लिए और महिलाओं का संरक्षण करने के लिए डीएम यानी कि कार्यपालक, प्रशासनिक अधिकारी, दंडाधिकारी या जिला कलेक्टर ऐसी समितियों का गठन करेगा। ठीक है, ये कहा गया धारा 6 में। अब जो ये समिति का जो गठन है, इसके दाई अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्लोज में सेक्शन 2 आई है इसका। 2 आई में स्थानीय समिति के बारे में बताया गया है।
तो इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि डीएम करेगा, जो भी करेगा डीएम संबंधित जिले में, जिस जिले में पोस्टेड है, जिले में क्या करेगा, जहाँ संस्था है, ऐसी कोई संस्था है या फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री, वहाँ कर्मकारों की संख्या, कारों की संख्या कितनी है, 10, 10 या इससे कम, या कम है, तो वहाँ डीएम जो है ऐसी स्थानीय समिति का गठन करेगा। कौन डीएम करेगा, ये धारा 6। अब जो धारा 7 है वो देख लेते हैं। धारा 7 है स्थानीय समिति की संरचना, अवधि और उसके निर्बंधन और शर्तें। धारा 7, की संरचना, निर्बंधन, शर्तें, ये कहा गया धारा 7। धारा 7 और अवधि, ये है धारा 7। धारा 7 कहती है कि जो भी स्थानीय समिति होगी उसकी संरचना कैसे तैयार की जाएगी, संरचना तैयार की जाएगी, फिर उसका निर्बंधन कैसे किया जाएगा, फिर उसके साथ उसकी क्या शर्तें होंगी और उस समिति की क्या अवधि होगी, ये धारा 7 कहती है। तो धारा 7 को जब हम पढ़ते हैं तो इसी में जो इसका सब क्लॉज 1 है, तो सब क्लॉज 1 में हम देखते हैं कि इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि यह जो समिति होगी वो जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों से बनाई जाएगी। तो कौन नाम निर्दिष्ट करेगा इन लोगों के, तो इनका जो नाम निर्दिष्ट करेगा वो करेगा जिलाधिकारी, मतलब समिति का गठन जिलाधिकारी करेगा। डीएम लिख लेते हैं, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समिति का गठन करेगा जिलाधिकारी। अब जिलाधिकारी जो गठन करेगा वो इसी में जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होंगे उनको चुनेगा, मतलब कि किसी भी विभाग में नॉलेज रखते हो या किसी भी चीज में उन्हें अच्छी नॉलेज हो, तो ऐसे व्यक्ति कौन कौन होंगे। उनमें पहला पॉइंट, तो पहला जो व्यक्ति होगा इसके उसमें लिखेंगे हम कि अध्यक्ष के पद के रूप में जिसे हम शामिल करेंगे वो सामाजिक कार्य में प्रख्यात हो, मतलब वो सामाजिक कार्य करता हो तथा उसकी प्रतिष्ठा हो, महिलाओं के महिलाओं से मतलब महिलाओं के जो मुद्दे हों, जो भी ऐसी घटनाएं हों उनमें नाम निर्दिष्ट हो, वो उसकी नॉलेज में रहती हो। तो ये पहले पॉइंट में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति सामाजिक हो, समाज सेवक हो, सामाजिक कार्य में प्रख्यात हो। दूसरा जो पॉइंट कहा गया है, दूसरे में ये कहा गया है कि ऐसा ऐसा जो व्यक्ति होगा दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग, वो होगी कोई महिला। अब महिला जो होगी वो या तो ब्लॉक प्रमुख हो सकती है, या किसी ब्लॉक में कार्यरत हो सकती है, या तहसील में कार्यरत हो सकती है, या नगर पालिका में कार्यरत हो सकती है। तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि महिला होगी दूसरी। अब महिला जो होगी वो या तो तहसील में कार्यरत हो, या ब्लॉक में, या नगर पालिका में, तो ऐसी महिला को चुन लिया जाएगा, डीएम चुनेगा। अब जो तीसरा होगा वो होंगे दो महिला, यानी कि दो सदस्य होंगे, दो महिला सदस्य। उनमें से जो एक महिला सदस्य होगी वो होगी गैर सरकारी समिति से, और एक जो महिला सदस्य होगी वो होगी सरकारी। तो इसमें जो महिला सदस्य होंगे तीसरे पॉइंट में, इसमें दो महिला सदस्य होंगे। अब इसमें जो दो महिला सदस्य होंगी उसमें से एक महिला को इस चीज की जानकारी, विधि की जानकारी हो, या फिर इन मुद्दों की जानकारी हो कि महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे आते हैं वो ऐसे मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी रखती हो कि इन मुद्दों का कैसे निवारण किया जाएगा, किसके यहाँ कैसे इसकी प्रक्रिया होगी, कैसे संचालन किया जाएगा। तो ये कहा गया तीसरे पॉइंट में। तो जो भी महिला होगी इसमें से एक तो गैर सरकारी समिति से होगी और एक होगी सरकारी समिति से। तो दो महिला सदस्य होंगे, पहला एक गैर गैर सरकारी समिति से और दूसरा सरकारी समिति से।
इसी का जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में है, चौथे पॉइंट में जो कहा गया है कि जो डीएम द्वारा ये लोग जो चुने जाएंगे, इसमें जो सामाजिक कल्याण या महिला या बाल विकास से संबंधित कोई महिला है, वे अधिकारी जो होगा, या महिला अधिकारी या व्यक्ति, मतलब यानी कि कोई भी पुरुष व्यक्ति, वो पदेन होगा। मतलब उसे अगर बच्चों के बाल कल्याण के बारे में भी नॉलेज है, और ऐसे महिलाओं के विरुद्ध जो ऐसे अपराध हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और उनकी भी उसे नॉलेज है, तो ऐसा व्यक्ति पदेन होगा। तो चौथे पॉइंट में पदेन, केवल पदेन लिख लो। पदेन में हम इसमें कर लेंगे बाल संरक्षण और महिलाओं के मुद्दों की जानकारी। तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है। इसमें साथ में 4 पॉइंट है। फिर इसके बारे में, इसका जो अवधि होगी इन लोगों की, अब डीएम द्वारा ये समिति तो गठित कर दी गई, लेकिन इनकी जो अवधि होगी वो भी 3 वर्ष होगी। इनकी भी अवधि 3 वर्ष की होनी है। इसमें जितनी भी समितियां बनेंगी, अधिकतर जो अवधि दी गई है वो 3 ही वर्ष दी गई है। लेकिन इसका सब प्लस 3 है, जो समिति का अध्यक्ष होगा और जो सदस्य होंगे, और वे अगर अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसा विचारणीय अपराध है, या ऐसा कोई लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अपराध है, तो उन्हें ऐसे पद से हटा दिया जाएगा। तो सेक्शन 7 का जो सब क्लोज 4 है, सब क्लोज 4 कहता है कि अगर ऐसी कोई समिति है, और ऐसी कोई महिला या ऐसी कोई संस्था है जहां किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न का अपराध किया गया है, तो वहां अगर गैर सरकारी समिति का कोई सदस्य है, उसकी कार्यवाही करता है, उसे न्याय प्रदान करने में मदद करता है, उसकी प्रक्रिया को अपनाता है, और उसके लिए न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहता है, तो उसका जो भी खर्चा होगा, जो भी फीस होगी, सेक्शन 7 का सब प्लस 4 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो सेक्शन 7 का जो सब प्लस 4 है वो यही कहता है कि गैर सरकारी संस्था का जो व्यक्ति है, उसके लिए फीस का संदाय दिया जाना या उसे भत्ता दिया जाना, ये 4 में कहा गया है। तो धारा 4 में भत्ता या फीस, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, भत्ता या फीस। ये 7 खत्म। धारा 7 खत्म। अब हम पढ़ते हैं धारा 8। अब धारा 8 में क्या है? अनुदान, अनुदान और संपरीक्षा, धारा 8 कहती है। अनुदान और संपरीक्षा। अब ये क्या होगा? अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कौन सी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ठीक है। अब ये हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, अब जो इन दोनों के द्वारा आदेश दिया गया डीएम को, ठीक है, तो डीएम ने बनाई लोकल समिति, लोकल कमेटी का गठन किया उसने, ठीक है, स्थानीय समिति का गठन किया। अब जो स्थानीय समिति का जो गठन किया गया, उसमें जो गैर सरकारी है लोग, गैर सरकारी जो उसमें मेंबर है, जो सदस्य हैं, तो उनकी जो फीस होगी, वो भत्ते जो होंगे, वो कैसे दिए जाएंगे? तो यहाँ यही कहा गया है सेक्शन 8 में, अनुदान, ठीक है। अनुदान कौन देगा? यहाँ तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इनके अकॉर्डिंग। अभी हमने पीछे सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 7 का सब क्लोज 4 के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसी संस्था को जो इनकी फीस का या इनके भत्तों का संदाय कर सके, ऐसी धनराशि अनुदान में दे सकेगी। कौन देगी? या केंद्र सरकार या राज्य सरकार। किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनके भत्ते और इनकी फीस का संदाय कर सके, उनको केंद्र सरकार एक ऐसी धनराशि अनुदान के रूप में देगी। ये कहा गया सेक्शन 8 में।
सेक्शन 8 का लो। अब आते हैं हम सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 है लैंगिक उत्पीड़न का परिवार, कंप्लेंट। लैंगिक उत्पीड़न का परिवार, ये सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 में लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो परिवार है, अगर उसको हम सेक्शन 2 में देखें डेफिनेशन क्लोज में, तो वहाँ सेक्शन 2H है। तो वहाँ अगर हम 2H देखेंगे तो वहाँ हमें ये देखने को मिलेगा कि आंतरिक समिति जो है वो लैंगिक उत्पीड़न का परिवार आंतरिक समिति के अकॉर्डिंग सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग गठन की हुई समिति के अंतर्गत किया जाएगा। तो पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। तो कोई भी कथित महिला है या कोई ऐसी महिला है जिसके साथ ऐसी कोई घटना की गई है, ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो व्यथित महिला या कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, किसी भी व्यथित महिला को ऐसा लगता है कि उसके साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न की घटनाओं की दशा में जो भी परिवाद होगा, जो भी परिवाद वह करेगी या दाखिल करेगी, तो उसकी अवधि के बारे में इसमें सेक्शन 9 में बताया गया है। तो सेक्शन 9 में जो बताया गया है कि जो परिवाद दाखिल करने की जो अवधि होगी वो होगी 3 महीने, 3 माह। तो ये जो परिवाद दाखिल करने की अवधि है, ये या तो ऐसी घटनाएं जो घटित हो गई हैं, घटनाएं जो उसके साथ घटित हुई हैं, किसके साथ, व्यथित महिला के, व्यथित महिला के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, या क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से उसके साथ एक के बाद एक घटनाएं घटित होती जा रही है, तो ऐसी घटनाओं को वो परिवार में दाखिल करेगी। ऐसी घटनाओं की दिनांक से 3 माह के अंदर अंदर, ऐसी घटनाओं की दिनांक से 3 माह तक की तिथि के अंदर वह परिवार दाखिल कर सकेगी। अब जो परिवार वह दाखिल करेगी तो कहाँ करेगी, तो वो आंतरिक समिति के अंदर, आंतरिक जो समिति बनाई गई है, जो लोकल कमेटी का गठन किया गया है सेक्शन 2H में लोकल समिति, स्थानीय समिति, स्थानीय समिति का जो गठन किया गया था, उसके अंदर परिवार दाखिल करने की जो तिथि होगी वो 3 माह, ये कहा गया है इसमें। अब जो परिवार किया गया है वो क्या होगा, अब जो 3 माह का जो अपराध की जो तिथि है वह परिवार कर सकेगी, और आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी घटनाओं के बारे में या ऐसे परिवादों के बारे में सूचित करेगी। कब करेगी, 3 माह के अंदर अंदर, ये कहा गया धारा 9 में। और धारा 9 में यही बताया गया है कि अगर कोई व्यथित महिला है, उसके साथ कोई ऐसी घटना घटती है ऐसे कार्यस्थल पर, तो वो जब वो परिवाद दाखिल करेगी तो कहाँ करेगी, तो वह लोकल कमेटी जो बनाई गई है, लोकल कमेटी के अंदर 3 माह के अंदर अंदर उस घटना की तिथि से 3 माह के अंदर अंदर परिवार दाखिल कर सके, ये बताया गया है सेक्शन 9 में। तो हम पढ़ते हैं धारा 10। धारा 10 में है सुलह। सुलह क्या होगी, धारा 10 कहती है सुलह के बारे में। तो आंतरिक समिति और स्थानीय समिति, अब धारा 11 के अकॉर्डिंग जो जांच प्रारंभ हुई है या पूर्व में जांच प्रारंभ होने से पहले कोई महिला है, तो महिला के, अब मतलब कि महिला के क्या बोलते हैं उसके, अगर महिला ने उनसे विनती की है तो महिला की विनती पर वह ऐसे परिवाद को वापस ले सकेगी, ये कहती है धारा 11। धारा 10, धारा 10 कहती है कि जो धारा 11 के अकॉर्डिंग, धारा 11 के अकॉर्डिंग जांच जांच होती है परिवाद की। तो धारा 11 के अकॉर्डिंग जांच से पूर्व अगर कोई महिला अनुरोध करती है कि वह अपने कंप्लेंट को या अपने परिवाद को वापस ले रही है, तो ऐसा वह कर सकती है, लेकिन कब कर सकती है, जांच से पूर्व व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह कर सकती है।
सुलह कर सकती है। अब सुलह कौन करेगी? अब जो सुलह करेगी वो या आंतरिक समिति करेगी या फिर स्थानीय समिति करेगी। सुलह करेगी या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति। लेकिन सुलह जब करेगी जब भी सुलह होगी धारा 10 के अकॉर्डिंग जब भी सुलह होगी जो धारा 11 में जो जांच है जांच से पूर्व ही होगी। जांच प्रारंभ होने से पूर्व सुलह करेगी। वो भी कब? जब गठित महिला है या व्यथित महिला अनुरोध करती है आंतरिक समिति से और स्थानीय समिति से, इन दोनों समितियों से अगर व्यथित महिला अनुरोध करती है तभी ऐसी जांच को रोक दिया जाएगा और ऐसे परिवाद को वापस ले लिया जाएगा और दोनों के बीच मध्यस्थ करा दी जाएगी, सुलह कर दी जाएगी और इसी तरीके से इसी कार्यवाही को रोक लिया जाएगा ताकि दोनों का व्यवहार बना रहे, आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। तो आज हमने पढ़ा सेक्शन 11 तक। सेक्शन 11 में जांच के बारे में बताया गया है। तो जांच होगी सेक्शन 11 में और आगे हम देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बने रहें मेरे साथ।